टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपको द मॉर्निंग स्टार के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में हम खुशामदीद कहते हैं। आज का एक शानदार दिन आपका मुंतज़िर है। आपकी एनर्जीज बहुत ऊंची होनी चाहिए, बहुत पावरफुल होनी चाहिए। और म्यूज़िक को ज़्यादा लाउड नहीं हो गया और आपके जो आज के जितने भी आपने आज के फैसले करने हैं, आज के आपके जो भी कहते हैं कि आज के मकासद हैं आपके दिन के, वो आप ज़रूर पूरा कीजिए, डिले मत कीजिए, क्योंकि हम इंसानी तौर पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को डिले करने के हामिल होते हैं। गरज बहुत ही गरज के बरसा कल मानसून दोबारा मानसून का जो इतने दिनों से हम सुन रहे थे कि गरज पाकिस्तान के अंदर एंटर हो गया है। कराची में बहुत तेज़ बारिशें होंगी, एक नया मानसून का सिलसिला है। बहुत हफ्ता हमने वेट करते रहे लेकिन नहीं हुई, लेकिन फाइनली संडे का एक बड़ा अच्छा दिन होता है। घर पे भी थे और बारिश भी हुई, और इतनी ज़्यादा भी नहीं हुई कि थोड़ी सी ज़िंदगी मुतासर होती, बट अच्छी बारिश रही। एक चीज़ जो अभी तक मैं देख रहा था आते हुए चंद एक इलाकों से, वहाँ पे पानी खड़ा था, लेकिन एक जो अच्छी चीज़ है, मुझे लगता है शऊर हमारी कौम में और हमारे शहरियों में बहुत तेज़ी से बेदार होता चला जा रहा है। लोग खुद ही अपनी गलियों की सफाई में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब जो हेल्प आनी है गवर्नमेंट की तरफ से या आपके इलाके की गवर्नमेंट की तरफ से या जो भी इदारे हैं जो कि सफाइयाँ करते हैं, वो थोड़ी सी डिले होगी, तो वो डिले नहीं चाहते और ख़ुद एक फोर्स, एक टीम बन के अपनी सफाइयाँ शुरू कर देते हैं। और इससे अच्छी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। आई थिंक कोई भी काम हो, अगर आप बजाते खुद उसको फ़ौरन से शुरू करते हैं तो वो काम मुकम्मल हो भी जाता है। एक बहुत ही खूबसूरत शेर है अल्लामा इकबाल का, जो कि मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अच्छा है दिल के साथ रहे पास बाने अकल, अच्छा है दिल के साथ रहे पास बाने अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। हर चीज़ में दिल और दिमाग की मदाखलत ज़रूरी नहीं होती। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो आपको दिल से करने चाहिए। हम हर चीज़ में अपनी अक्ल बहुत लगाते हैं, और जब आप अक्ल और दिमाग की जब एक क्लैश होता है तो बहुत सी कंफ्यूजन में आप मुब्तला हो जाते हैं। कुछ चीज़ों के लिए सिर्फ दिल की सुननी चाहिए, दिल की करनी चाहिए, लेकिन चंद एक मामलात हैं जिसमें दिमाग का भी बहुत ही ज़्यादा अमल दखल होता है, और वही आपकी ज़िंदगी के फैसले बेहतर भी करता है। लेकिन कभी कभी कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो कि आपको थोड़ा रिलैक्स होकर करने चाहिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपकी अटेंशन की ज़रूरत नहीं भी होती। मगर जैसे आपके बच्चे हैं, कभी कभी हम उन्हें बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं। कभी कभी हम अपने बच्चों की तालीम को, उनकी तरबियत को, उनके पीछे हम अपने घर वालों से, अपने स्पाउस से, अपने लाइफ पार्टनर से लड़ना शुरू हो जाते हैं। यार तुम तरबियत सही नहीं कर रही हो, हम जब छोटे थे तो ऐसा होता था, हम जब छोटे थे तो वैसा होता था। ये जो एक जुमला है ना वालिदैन का, चाहे वो मेरी एज ग्रुप के वालिदैन हो, चाहे हमसे बड़े हो, ये जो जुमला है कि हम जब छोटे थे तो ऐसा नहीं होता था, प्लीज़ रियलाइज़ करें वक्त बदल चुका है, जनरेशन्स बदल चुकी हैं, पूरा ज़माना तब्दील हो चुका है। अब आने वाला जो वक्त है वो बहुत ही मुख्तलिफ होगा। आने वाली जो दौर, आजकल का जो दौर है, ये पिछले दौरों से बहुत ज़्यादा आगे है। आप सोचिए, इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं, बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ आ गई हैं, ऐसी गाड़ियाँ आ गई हैं जो कि ऑटोमेटिक कार से, ड्राइवर्स की भी अब ज़रूरत नहीं होती। और अभी तक आप अपने बच्चों के फैसले या अपनी ज़िंदगी के फैसले उस दौर के मुताबिक करना चाहते हैं जिसको गुजरे में भी ज़माना हो गया। तो अब मेरे ख्याल से गुजरते वक्त के साथ आपको बदलते रहना चाहिए, वरना जो वक्त है वो आपको बदल देता है। और हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम गुजरते वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंजेस में ढालते रहें, मॉडर्न होते रहें, तालीम याफ्ता होते रहें। तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। एक चीज़ आपको बताऊँ, हर इंसान को ज़िंदगी में कुछ ना कुछ वक्त ऐसा ज़रूर मिलता है जब वो फ्री होता है, खाली बैठता है, कुछ करने को उसके पास नहीं होता, और वो वक्त हम या तो सोते हुए गुजार देते हैं, अरे बड़ी थकन हो रही थी, या फिर हम कुछ खाते हुए गुजार देते हैं कि चलो घर वालों के साथ थोड़ा एंजॉय कर लिया। आपको मैं एक बात बताऊँ, आपने आज से एक चीज़ जो डिस्कवर करनी है कि आप अपने फारिग वक्त में अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। आप लोग सब एक वॉक पे जा सकते हैं, आप लोग सब एक पार्क जा सकते हैं, आप लोग सब बैठ के टीवी का कोई प्रोग्राम देख सकते हैं। सिर्फ सोना और खाना, ये दो चीज़ें रिक्रिएशन से रिलेटेड नहीं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए।
खवातीन और आज के बड़ा शानदार शो आपके लिए लाइनअप किया है। हमारे साथ होंगी पाकिस्तान की बहुत मशहूर मेकअप और हेयर आर्टिस्ट है हुमा ताहिर। तकरीबन 15-20 साल का उनका तजुर्बा है, बहुत ही शानदार हेयर स्टाइलिस्ट है। हुमा ताहिर होंगी साइकोलॉजिस्ट है किरण जावेद। आज एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जिसे हम सब लोग गुजरते हैं, उसका नाम है मिड लाइफ क्राइसिस। मैं आपको बताता हूँ मिड लाइफ क्राइसिस बेसिकली क्या होता है। वो लोग जो कि 35 से 50 के बीच में होते हैं, आजकल तो मिड लाइफ क्राइसिस बहुत जल्दी लोगों को भी होने शुरू हो गए, एक बहुत ज़्यादा खलफशार का शिकार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। मिड लाइफ क्राइसिस के अंदर पता नहीं होता कि ज़िंदगी क्या गुजर गई है, आगे कैसी होगी, जवानी जाने वाली है, हम बीच में कहाँ खड़े हैं। आपके इर्द गिर्द जब यूथ आती है तो आप कंफ्यूज और कॉम्प्लेक्सेस का शिकार होते हैं। ये जो मिड लाइफ क्राइसिस होता है इसके अंदर आप ये नहीं जज कर पाते कि यार क्या मैं वाकई में सक्सेसफुल हूँ, क्या मैं वाकई में कुछ अचीव कर चुका हूँ या अचीव करूँगा, क्या अब मेरी ज़िंदगी बस ऐसे ही होगी सिर्फ काम करते हुए और जिम्मेदारियाँ पूरी करते हुए। इस क्राइसिस से बहुत सारे लोग गुजरते हैं, मर्द और ख़वातीन पूरी दुनिया में इक्वली इसका शिकार होते हैं। तो आज हम ये बहुत ही शानदार टॉपिक है मिड लाइफ क्राइसिस जिसको हम डिस्कस करेंगे। और ख़वातीन और हज़रात, अगर आप अपने मिड लाइफ क्राइसिस से रिलेटेड या अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड कोई भी तजुर्बा है, कोई भी ऐसी बात है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ फील फ्री टू कॉल अस, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा ऑर्गेनिक ख्यालात, ऑर्गेनिक बातें हमारे तक पहुँचे। आपको पता है आपकी किसी भी बात से या आपके तजुर्बे से या आपकी ज़िंदगी के किसी भी एक्सपीरियंस से बहुत सारे लोग हैं जो कि रिलेट कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर कर सकते हैं। तो ये आपका एक इंसानी फरीज़ा है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम से निकले हो खुद से या किसी हेल्प के थ्रू, वो आप शेयर कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता आप किसकी इस तरह मदद कर रहे होंगे। तो प्लीज़ आप हमें टेलीफोन करके अपने जो भी ज़िंदगी के तजुर्बात हैं मिड लाइफ क्राइसिस से रिलेटेड हो या कोई जनरली भी कोई भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हो जिससे आप निकले हो, चाहे मेडिकल हेल्प से चाहे खुद अपने विल पावर से, प्लीज़ डू शेयर इट विद अस। शेफ़ मुनीज़ा होंगी हमारे साथ जो कि आज शेफ़ मुनीज़ा आज पका रही हैं मटन से रिलेटेड कोई डिश जो कि हमें नहीं पता क्या होगा। फाइनली आज मटन पकेगा। तो जितने भी ख़वातीन हैं जिन्होंने अभी तक एक्सक्यूज़ मी, जितने भी ख़वातीन हैं जिन्होंने अभी तक मटन नहीं बनाया घर में, मटन निकाल लीजिए, क्योंकि आज हम लोग मटन बनाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आज हम क्या बना रहे हैं, किस तरह बना रहे हैं। उसको मैरिनेट भी करना होता है, पता नहीं बहुत सारे लवाजमात होते हैं मटन के, मुझे थोड़ा बहुत अब पता चलने लगा है किचन क्वीन का सेगमेंट कर करके। तो शेफ़ मुनीज़ा हमारे साथ होंगे और आज हम मटन का कुछ बनाएंगे। और मंसूर असम एक सिंगर हैं जो कि अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे हमारे सेट पे। आज का एक बड़ा अच्छा शो हमारे साथ लाइन अप है ख़वातीन और आज की थॉट ऑफ द डे यही है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें दिल बहुत ज़्यादा हमें इस्तेमाल करना चाहिए फ़ैसले करने के लिए, हर वक्त दिमाग को इस्तेमाल नहीं भी करना चाहिए। तो ये अल्लामा इकबाल ने बड़ी अच्छी बात कही, एक बड़े ज़बरदस्त अल्लामा इकबाल, आप जानते हैं एक मुफक्किर हैं, एक बहुत बड़े स्कॉलर थे डॉक्टर अल्लामा इकबाल। उन्होंने ख्वाब देखा था इस मुल्क का जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क तख्लीक हुआ। तो इस तरह के जो मुफक्किर हैं, इस तरह के जो बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, उनकी जो तालीमात है दे आर एवरग्रीन, ये कभी आउटडेटेड नहीं होती। तो अपने आप को इन तालीमात से, अपना जो मुताला है, अपनी जो ज़िंदगी आने वाली ज़िंदगी गुजारने का जो आपका तज्ज़िया है, जो आपकी आने वाली ज़िंदगी का एक प्लान है, उनमें तालीमात को ज़रूर शामिल कीजिए, आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, द मॉर्निंग स्टार शुरू करते हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं योगी वजाहत और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक ऐसे मौजू पे, मेरे ख़्याल से सभी उसका कहीं ना कहीं शिकार होते हैं। वो है निज़ाम हज़म के मुख्तलिफ़ अमराज। खाना हज़म नहीं होता, अगर हज़म होता है तो सही तरीके से हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनता, और अगर ये बन भी जाए तो वो क्वालिटी नहीं होती जो हमारे जिस्म को हमारी जो ग़िज़ाइयत से मिलना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी मसला है, खाना खाने को दिल नहीं करता, और अगर खाना खा लिया तो तबीयत अजीब सी भारी हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। और या कुछ लोगों को निज़ाम हज़म की एक बहुत ही बुनियादी सी जो प्रॉब्लम है वो होती है, वो है कब्ज़ की, कॉन्स्टिपेशन की। अब ये तमाम जितने भी खाने के हिसाब से या निज़ाम हज़म या डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से प्रॉब्लम है, उनका हल योग क्या कहता है? योग तो कहता है कि ये खाना 3 तरीके का होता है। एक राजाओं का खाना राजसिक, दूसरा बुरा या बासी खाना तमासिक, और तीसरा प्योर खाना जिसको कहते हैं सात्विक, सादा खाना। तो योग कहता है कि सादा खाना खाइए, ताज़ा खाना खाइए, हल्का खाना खाइए, और खाने के लिए जहाँ बहुत सारे हमारे जो भी हमारे माशरती अक़दार हैं वो हैं,
लेकिन जो हमारे मज़हबी, ख़ास तौर से हमारे मज़हबी जो हमारे पैमाने हैं और हमारी बातें हैं, जो उसूल हैं, उनको जब आप फॉलो करेंगे तो आप वैसे ही निज़ाम हज़्म बेहतर कर लेंगे, जिनमें से अल्लाह का नाम लेके आगाज़ करना। और यहाँ पे एक हदीस मुबारक मैं ज़रूर आपको बताऊँगा, जो मेरा ख़्याल है कि अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहे कि जी हेल्थ के लिए हमें कोई एक लाइनर दें आप, तो फिर यही हदीस हम उनको कहेंगे, यही ले लीजिए, इसलिए कि ये मौलिद आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जब खाना खाओ, जब भूख लगे तो खाना खाओ, और जब थोड़ी सी भूख हो तो खाना छोड़ दो। यकीन कीजिए जब भी आप इस पे अमल करेंगे, आप वही फ़ायदा उठाएंगे जो मौलिद आज़म के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक से सब मोमिनीन को मिलता है। और अल्लाह ताला हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद के इरशादात पे अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए, इसलिए कि इसमें वो राज पोशीदा हैं जो अब तक मेडिकल की किसी किताब में तहरीर भी नहीं किए गए। आप सबसे पहले निज़ाम हज़म के लिए एक उसूल ये रखिए, अपना हाथ, ये बड़ा सेंसिटिव, इसको आप लाइए अपने मैदे पे, पेट पे, और अपना सारा ध्यान यहाँ लाने के बाद महसूस कीजिए, अपनी तवज्जो यहाँ लाइए और फील कीजिए कि क्या वाकई आपका पेट भूख से मचल रहा है। इसमें कोई एहसास नहीं है, बल्कि यहाँ तो ओहो, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही हैवीपन लग रहा है। ये एहसास आपने किया खाना खाने के बाद नहीं, हाथ फेरना, खाना खाने से पहले पता चलेगा पेट तो बाहर निकला हुआ है जनाब, खाना भरा हुआ है, और रात को जो कबाब खाए थे वो तो हज़म ही नहीं हुआ, और शामी कबाब ज़्यादा खा लिए थे। बिरयानी के साथ साथ जब आपने उस पर रायता डाल के खाया था तो कितना ज़्यादा खाया था ना, और उसके बाद फिर आपने एक ठंडी बोतल पी के ये कहा था कि ये पीनी नहीं चाहिए, बच्चों को ख़राब होती है। तो आपने तो खूब पी थी ना, अब ये कहाँ गई, इसने पूरा निज़ाम ख़राब किया है। बाय द वे टॉपिक हमारा निज़ाम हज़म है, लिहाजा आगे उसके इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं एक बात कहना ज़रूर चाहूँगा, काश हम भूखा रहना सीख लें तो भूखों के दर्द भी हमें समझ में आएंगे। हम माशरे को सुधार सकते हैं सिर्फ इस बात पे कि ज़रा थोड़ा सा अपने आप को भूखा रखें, इसलिए कि ये एहसास हमें उनसे करीब मिलाता है, उनके करीब करता है जो भूखे हैं, चाहे वो मोहब्बत के भूखे हों या ग़िज़ा के। ग़िज़ा के लिए योग ने आपको कुछ उसूल बताए। तो सबसे पहला उसूल मैं आपको बताता हूँ, बैठने का उसूल। अगर आपको निज़ाम हज़म को सही करना है तो ये एक हमारा डायमंड पोज है, इसमें बैठना सीखिए। अब जिन लोगों को ऑलरेडी आर्थराइटिस है या जोड़ों का दर्द है, उनके लिए तो मुमकिन नहीं होगा, ठीक है ना जी, तो वो तो एहतियात रखें। लेकिन जो लोग अब खाना खाते वक्त भी, आप देखें इससे मिलता जुलता ही एक उसूल है, और जो यकीनन आपको भी पसंद आएगा, ये हाफ हमने बनाया है अपना डायमंड पोज, वज्रासन है, और हाफ उठकट आसन में लगाऊंगा। देखिए ये अब इस तरह बैठ के जब हम खाना खाते हैं तो ये प्योर सुन्नत का तरीका है। हाफ मैंने उठकट लगाया हुआ है, हार्ड वज्रासन आधा आधा लगाया है, और यही तरीका है आपके मेरे आका, आपके मेरे सरदार, आपके मेरे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि आप जब भी खाना खाते इस तरह झुक के खाना खाते थे। इससे मैदा जो है आधा दब जाता है, आधा साफ रहता है। इस तरह झुक के खाना खाने से आपकी ग़िज़ा जो है बेहतरीन तौर पे आपका पेट जो है काम करता है। हम इसमें वज्रासन मुकम्मल कर रहे हैं। ये आसन योगा खाली पेट किया जाता है, लेकिन सिर्फ ये वाला पोज जो है खाना खाते वक्त भी कर सकते हैं आप, ठीक है जी। तो इसमें आप आराम से बैठ जाएं, हाथ को सीधा रखें, कमर सीधी रखें, आंखें थोड़ी बंद कर लें और कुछ देर आराम से बैठे रहें। तो आइए देखते हैं एक छोटी सी कोर मसल एक्सरसाइज जो क्रंचीज से मिलती जुलती है, लेकिन क्रंचीज नहीं ही है। क्यों कि क्रंचीज हम उस तरह तो नहीं करते। अब देखें इस तरह बैठ जाएं। अब ये उन लोगों के लिए जिनका निज़ाम हज़म थोड़ा कमज़ोर है। इस तरह बैठें, दोनों हाथों को नी के ऊपर आगे से संभाला और हल्का सा पीछे गए, लेकिन कर्व में नहीं, स्ट्रेट गए। जब लगा कि ठीक है जी पेट टाइट हो चुका है तो सिर्फ एक हाथ को हटा लीजिए, थोड़ी देर बैठे रहिए, अब दूसरे हाथ को हटा लीजिए। अब क्योंकि आप पीछे जा रहे हैं और आपको रोकना है तो आप अपने कोर मसल्स को टाइट रखेंगे। ये खाली पेट होगा। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है वो एक पैर को हल्का सा उठा भी सकते हैं। जब ऐसा लगे कि हाँ बैलेंस हो सकता है तो दूसरे पैर को भी उठा लें। अब तो ये आपने कोर मसल्स की एक्सरसाइज कर ही ली, लेकिन जब आपको लगे कि इसमें आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो अपने दोनों पैर सीधे करें,
दोनों हाथ साइड पे रखें और ये बोर्ड पोज आपको बड़ी मदद करेगा। आराम से वापस आएं। सुख आसन, सुख जैसे कि चैन को कहते हैं, सुख चैन। सुख आसन भी उन लोगों के लिए अच्छा है जो इस तरह बैठ सकते हैं पालती मार के। आइए एक और एक्सरसाइज करते हैं, और ये एक्सरसाइज आप सुबह उठते ही करेंगे। बाय द वे, योगा में सुबह का कुछ रूटीन है, हम उसको दिनचर्या कहते हैं, यानी चक्कर, ठीक है, रूटीन, डेली रूटीन। इसमें एक एक्सरसाइज है जो बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, मैंने अभी आपको एक एक्सरसाइज बताई थी और ये तरीका बताया था बैठने का, ठीक है जी। अब योग में इसी तरीके को पेट को सही करने की, लेकिन ये कब होगा? सुबह उठने के बाद, यानी टॉयलेट जाने से पहले, तमाम ज़रूरियात से पहले करना है। सिर्फ इसमें पेट खाली है तो यूरिन करने के बाद आप इसको करेंगे। स्टून अभी नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत बेहतरीन है। आपने क्या किया कि बहुत सिंपल अंदाज में दोनों हाथ नी पे रखे, लेकिन ये वाला हाथ सामने नहीं, साइड में रखेंगे, और आपने अपने आप को हल्का सा घुमा दिया। इसमें आप इसको नीचे तक भी ला सकते हैं, जितना घूम सकते हैं घूमिए। ये पूरा का पूरा आपका कोर जो एक हल्का सा बल आ जाएगा इसमें। वापस आइए, कमर भी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, पतले लगेंगे आप, ठीक है। वैसे भी अभी खाया पिया तो है नहीं, सुबह का वक्त है, तो ज़रा थोड़ी सी एक्सरसाइज हल्की सी ट्विस्ट करनी है। गहरी सांस लीजिए और सांस निकालते हुए ट्विस्ट कर दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सिंपल एक्सरसाइज हैं, तो ये तो कोई भी कर सकता है और कोई भी अपने आप को बेहतर कर सकता है। तो टेस्ट कर लीजिए, और टेस्ट ये है जिसमें मैं बैठा हूँ, उखड़ू बैठना। अगर आप उखड़ू बैठ पाते हैं और आपकी हील फ्लोर पे लग गई, जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए मेरी हील जो है फ्लोर पे लगी हुई है, ये इस बात की अलामत है कि मेरा निज़ाम हज़म बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर आप नहीं बैठ पा रहे और आपको लगता है कि हील फ्लोर पे नहीं लग रही, तो जितनी ये उठी हुई हैं उतने ही आपका कोर मसल वीक है, एंड आपको पेट की कोई ना कोई अमराज रह सकते हैं। कोशिश करें कि अपने आप को इस तरह बैठाएं। आप बैठ नहीं पा रहे होंगे तो उसका तरीका ये है कि एक कोई भारी चीज़ लीजिए, उसको हाथ में रखिए, और वो वेट जो है आपको आराम से पीछे की तरफ नहीं जाने देगा, वेट नीचे रहेगा आपका, और आपकी हील फ्लोर पे लग जाएंगी। जब ये फ्लोर पे लग जाएं तो फिर मैं आपको एक एडवांस पोज बताना चाहूँगा, और यही आज मेरा इस पूरे सीक्वेंस का आखिरी पोज होगा। जो पोज अभी हमने बैठ के किया था उसी को देखें, दोहराता हूँ। ये बिल्कुल सिंपल पोज है। आपने राइट नी को लेफ्ट नी के नीचे रखा और अपने आप को क्रॉस कर दिया, जो पैर आपका सीधा है उस तरफ। वापस आए, गहरी सांस ली, अब लेफ्ट को नीचे की तरफ रखा और अपने आप को राइट पे ट्विस्ट कर दिया। वही सिंपल सांस लेते हुए बस वापस आए और फिर आराम से बैठ गए। और फिर सोचा ये हमने किया क्या? ये इसलिए किया कि खाना जो अल्लाह सुब्हान ताला की एक ऐसी नेमत है कि अगर 2 वक्त ना मिले तो तीसरे वक्त इंसान चोरी कर लेता है, डाके डाल देता है, मार देता है, लूट लेता है। और आज भी दुनिया में जो मसाइल हैं वो इस पापी पेट को भरने के लिए हैं। तो ये पेट जो है, ये अगर सही तरीके से भरा जाए, हलाल तरीके से, तो वैसे भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए खाने पीने में एहतियात भी नहीं कर रहे, हलाल चीज़ें हैं, लेकिन हम एहतियात नहीं कर रहे, तो भी हमें मसाइल पैदा होंगे। मैंने आज कोशिश की है कि आपको बहुत लाइट वे में हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके ये बताऊं कि आप अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए कुछ उसूल हैं। वो उसूल ये हैं कि खाना खाने से पहले पानी पीजिए, खाना खाने के दरमियान थोड़ा सा पानी आप पी सकते हैं, सिप ले सकते हैं, लेकिन प्लीज़ खाना खाने के बाद पानी मत पिया कीजिए। ख़ास तौर से तकारीब में जहाँ हम खाना खाने के साथ साथ ठंडी ठंडी ग्रीन, वाइट, काली, पीली, नीली बोतलें रख देते हैं, ये कत्तन खाने के उसूल जो हैं, असलूब जो हैं, उनकी खिलाफ वर्जी है। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक खवातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। देखा जो चेहरा तेरा तो मौसम भी प्यारा लगा, और इतना खूबसूरत चेहरा हमारे साथ स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर चुका है हुमा ताहिर का। ये चीज अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हुमा।
Good morning, Asfar. How are you? मैं बिल्कुल ठीक लग रहा है आपने एक्टिंग दोबारा स्टार्ट कर दी है ऐसे ही तरह आपको देख के कुछ हो गया था है ना? क्या हाल है हुमा आपके, कैसी ठीक हैं ठाक। आप? आप बताएं क्या हाल? बिलेटेड ईद मुबारक आपको। थैंक यू सो ईद मच, पे आप आपको भी बहुत बहुत। कैसी हैं? सब सही चल रहा है ना? आज हम क्या कर रहे हैं हुमा? आज हम एक हेयर कट कर रहे हैं। ठीक है। बेसिकली हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जब आप बाल कटवाने जाएं तो ख़वातीन बाल कटवाते हुए डरती हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान, बिकॉज वो समझती हैं कि कहीं हेयर ड्रेसर हमारे बाल टोटली चॉप ना कर दे, और ऐसे वाक़यात होते भी हैं बहुत सारे। तो एक हमारा कल्चर ऐसा है कि हमारे भाई को, बाप को, बेटे को, हस्बैंड को, मंगेतर को ख़वातीन के लंबे बाल बहुत पसंद हैं। फियांसी को? हाँ जी, Fiancé उनकी ख्वाहिश होती है कि अगर आप किसी से बोलें कि तुमने हेयर कट कराने आई हो तो तुम्हारे क्या मैं बाल काटूं, बोलेंगे बस लेंथ कम ना हो लेकिन मैं डिफरेंट लगूं। तो ये सवाल बड़ा अजीब सा लगता है कि बाल जब तक आप लेंथ नहीं काटेंगे तो चेंज क्या आएगा। Exactly. तो खैर एनीवेज, देन आई लर्न स्पेशली वेंट टू लेबनान एंड डू माय वर्कशॉप्स, स्पेशली कि आप ईस्टर्न लंबे बालों की लेंथ रखते हुए आप एक इंसान की पर्सनैलिटी कैसे चेंज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। हमारी मॉडल का नाम है सेलिना मेकअप। हाँ, तो इनका सेलिना के बाल ऑलरेडी हम आपको दिखा सकते हैं। मैं आपको एक दफ़ा कैमरे में दिखा देती हूँ सेलिना के बालों की लेंथ कितनी ज़्यादा है। तो मैं इसकी लेंथ को ज़्यादा शॉर्ट नहीं करूँगी, बट मैं हेयर कट के साथ इसके बालों को स्टाइल करूँगी। मैं इसको लॉन्ग लेयर्स दूँगी और फिर हम आपको बताएंगे कि लॉन्ग लेयर्स के साथ भी आप बालों की लेंथ रखते हुए डिफरेंट कैसे लग सकते हैं। ठीक है। तो पूरा हेयर कट जो है, अच्छा ये कॉन्सेप्ट में अभी जब मैं आई तो मॉडल को बिठाया हुआ था और उसकी सेटिंग ऐसे की हुई थी, लग रहा था जैसे मैं बाल इसकी बैक साइड पे खड़े होकर काटूंगी, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। बाल काटने के लिए आप किसी भी हेयर ड्रेसर जो है यूजुअली दे मूव अराउंड द चेयर और फिर वो क्या करते हैं कि वो आराम से वॉक करके अपने बाल काटते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि एक बाल काटने वाला जो है वो अपने क्लाइंट के या मॉडल के बैक साइड पे ही खड़ा होकर बाल काटे। मैं ज़्यादा हेयर कट जो करने वाली हूँ, ये सारा का सारा हेयर कट जो है ये फ्रंट पे खड़े होके करने वाला कट है। तो मैं इसको सिर्फ 2 पार्टिंग इसके सर की निकालूंगी और 2 सेक्शंस बना के मैं इसके बाल काटूंगी। हमारे यहाँ यूजुअली लोग समझते हैं कि हेयर कट करने के लिए कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ हमारे यहाँ जो ब्राइडल मेकअप्स होते हैं उन्हीं की कंसल्टेशन की ज़रूरत है। दुल्हन क्या पहनेगी, कैसी लगेगी, ये बात नहीं है। बात ये है कि जब बालों का काम करते हैं तो भी आपको कंसल्टेशन करनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आपकी जो क्लाइंट है उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और उनके माइंड में क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, और क्या वर्किंग वुमेन हैं, हाउस वाइफ हैं, बच्ची हैं, बड़ी हैं, स्टूडेंट हैं, क्या हैं। तो उस सारी चीज़ को समझने के लिए आप, ताकि उनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए आप उनके बाल कट कर सकते हैं। ठीक है सेलिना, आपने बिल्कुल सामने देखना है। ओके, बालों की हेयर कटिंग के लिए जो मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ हेयर ड्रेसर्स को और जो बच्चे हेयर कटिंग सीख रहे हैं, स्टूडेंट्स, उन सबको, कि आपको सेक्शनिंग और पार्टिंग जो है वो बहुत अच्छे से करनी चाहिए। अगर आपकी पार्टिंग और सेक्शनिंग सही नहीं होगी तो आप एक अच्छे बाल नहीं काट सकते। बालों के नीट सेक्शन और पार्टिंग आपके हेयर कट को डिफाइन करती है, ताकि आपको जहाँ से भी बाल कटे हों आप उसका कोने से कोना मिलाएं तो वो बराबर आना चाहिए। दैट इज़ द होल गेम ऑफ अ हेयर कट। हुमा, जब आप किसी के बाल कट कर रही होती हैं तो आपके दिमाग में क्या चीज़ें आ रही होती हैं? सबसे पहले तो मैं देखती हूँ कि जिसके मैं बाल काट रही हूँ उनकी पर्सनैलिटी क्या है, वो क्या बाल अपने साथ उसको लेकर स्टाइल कर सकती हैं। एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है कैरी कर सकती हैं, तो मैं कहती हूँ कैरी लफ्ज़ क्या होता है, भाई हम मोटरसाइकिल थोड़ी हैं यहाँ कोई हम वो हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम देखते हैं कि क्या अपने बालों को ईजीली स्टाइल कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर हाउस वाइफ है, उसके मैं बाल काट रही हूँ, तो जाहिर है वो घर में काम करेगी, किचन में भी जाएगी, तो वो अपने बालों को रोज़ ब्लो ड्राई या आयरन लुक तो नहीं देगी, जैसे कि वर्किंग वुमेन कर सकती है। जिसने सुबह जॉब पे जाना है तो जाहिर है अपने बाल आयरन करके निकलेगी और वो कोशिश करेगी उसके बाल जो भी उसने स्टाइल किया है मंडे मॉर्निंग, तो कम से कम वो ट्यूसडे वेडनेसडे तक उसका स्टाइल चल जाए, ताकि वो दोबारा हेयर वॉश करे, बालों को सेट करे जाए। हमारी हाउसवाइफ तब जब फंक्शंस में जाती हैं, पार्टीज़ में जाती हैं, बर्थडे पार्टीज़ में जाती हैं, या
और थोड़ी सी हम एलीट हाई मिडिल क्लास की बात करें, बच्चों को स्कूल पिक करने जाती हैं तो वो अपने बाल बनाती हैं। तो ऐसी खवातीन के लिए हमें कौन सा स्टाइल करना चाहिए? इजी टू मेंटेन करना चाहिए, जिसके साथ वो इजीली अपने बालों को मेंटेन कर सकें, उनको कोई ज़्यादा स्टाइलिंग ना करनी पड़े, बस उठें, बाल खोलें, तैयार हों और वो अपना काम कर लें। अब हुमा, जो ड्राई शैम्पू होता है क्या वो एक अच्छा प्रोडक्ट है? जी जी, क्योंकि देखिए कई दफ़ा ये होता है, खैर ड्राई शैम्पू पाकिस्तान या हमारे ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए नहीं इट्स नॉट दैट वैलिड। वाई? क्योंकि बाहर के मुल्कों में लोगों के पास टाइम नहीं होता, वेदर बहुत ठंडा होता है और उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा टाइमिंग उनकी स्केड्यूल्ड होती है। तो कई दफ़ा ये होता है कि आपके सर में जो ऑयली स्कैल्प वाले लोग हैं, स्पेशली वो लोग जिनके सर में आज हेयर वॉश किया और सुबह सर में तेल आ गया जड़ों में और बाल चिपक गए, वो ड्राई शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वो पाउडर फॉर्म में होता है और आपने सर पे डाल दिया तो वो आपका जो ऑयल है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपके बाल फिर से फ्रेश एंड शाइन हो जाते हैं। और बाउंस भी आ जाता है। जी जी, बाउंस भी आ जाता है, बिल्कुल। वो जो चिपकापन होता है वो खत्म हो चिपचिपा जाता जो है। हाँ, स्पेशली ऑयली स्कैल्प वालों के लिए तो पाकिस्तान में भी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन कराची। अच्छा हुमा, मैं एक वीडियो देख रहा था, आजकल आपको पता है ट्रेंड होता है, लोग वीडियोस बना के हर जगह डाल रहे होते हैं। एक हेयर ब्रांड की वीडियो थी जिसके अंदर ना उन्होंने एक सर्वे किया खवातीन का कि हाउ ऑफन डू दे वॉश देयर हेयर, कितनी मतलब एक जो कॉमनली खवातीन की 4-4 दिन में, कुछ ने कहा कि सिर्फ ओनली ऑन संडेज। और एक मतलब वीडियो इंग्लैंड का वीडियो था वो। और तो उसके अंदर डू यू थिंक हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए? गर्मी तो बहुत होती है। मैं एक बात बताऊं, अगर आप गोरों के सर्वे देखेंगे तो उनके यहाँ नहाना कोई ज़्यादा अच्छा समझा नहीं जाता। वहाँ सर्दी होती है, मौसम भी ऐसा होता है, एंड दैट्स रियली बैड, एंड दे आर नॉट मुस्लिम सो दे डोंट नो सफाई एंड हाइजीन। सो हमारे यहाँ तो नहाना इज़ मस्ट। माशाल्लाह हमारे अगर आप सर्वे करें पाकिस्तान में तो आपको पता चलेगा कि कुछ खवातीन तो डेली हेयर वॉश करती हैं और कुछ हैं जो मेरे ख्याल ऑल्टरनेट डेज करती हैं, बट मेजॉरिटी जो हमारी खवातीन हैं, जो हम अपनी मिडिल क्लास की बात करें, वो बाल नहीं कटवाती हैं क्योंकि उनको लगता है उनके बाल चॉप हो जाएंगे। और इस तरह वो क्या करती हैं कि जिस दिन उन्होंने पार्टी में जाना होता है उसी दिन वो अपने बाल खोलती हैं बगैर कटे हुए बाल। तो आपके बगैर कटे हुए बाल आप खोलते हैं तो आप समझते हैं यू आर रेडी। लाखों रुपए का जोड़ा, 15-25 हज़ार का मेकअप, लेकिन बाल आपने क्या किए, सिर्फ खोल दिए या ब्लो ड्राई कर लिया, सिंपल स्ट्रेट इतने लंबे बाल। तो मैं ये कहती हूँ कि आपको अपने बालों पे इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपका ताज है जो आपको हर हाल में पहनना है। इसके ऊपर इन्वेस्ट करें, आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी लगेगी और डिफरेंट भी लगेगी। एग्जैक्टली। या लेकिन काफ़ी सारी खवातीन जो हैं वो बाल कटवा तो लेती हैं सैलून से, अच्छे भी लग रहे होते हैं, लेकिन कहती हैं जब हम घर जाते हैं तो बिल्कुल वो लुक ही नहीं बनता दोबारा। देखिए बिल्कुल ऐसी बात है हमारे यहाँ बहुत, मैं मतलब अपनी कम्युनिटी की बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन ये है कि आपको बाल कटवाने, देखिए क्या होता है कि मैं गई किसी के पास और मेरे बाल, मुझे पता है कितनी मेरे बालों की क्या वैल्यूज़ हैं और कितने हैवी हैं। मैं जाके बोलूँ मुझे ये कर दो, फॉर एग्जाम्पल किसी एक्ट्रेस से मैं अपने बाल बनवा दूँ, उस वक्त तो वो काट के स्टाइल करके ब्लो ड्राई करके मुझे भेज देगा, लेकिन जब मैं घर जाऊंगी तो मैं तो वो ब्लो ड्राई नहीं कर सकती क्योंकि वो तो सैलून के बच्चे करते हैं। तो लिहाजा उसमें फिर उनको प्रॉब्लम आ जाती है, उनको लगता है कि ये क्या मैंने कट करा लिया, और वो और काम शायद किसी अनाड़ी ने किया होगा और वो ये सोचना शुरू हो जाते हैं और सारा जो मलबा है वो स्टाइलिस्ट के ऊपर डाल देते हैं। खवातीन और आज़ाद, हुमा ताहिर हमारे साथ मौजूद है, एक बहुत ही शानदार हेयर कट कर रही हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हुमा ताहिर हमारे साथ मौजूद है, हेयर कट कर रही हैं, एक ऐसा हेयर कट जिसमें लेंथ भी रहेगी और वो बाल नए भी लगेंगे। राइट हुमा? बिल्कुल ऐसा है। हाँ, अभी इनके मामू हैं यहाँ पे जी, सलीना के, जब मैं इनके बाल काट रही थी बोले हाय सारे बच्ची के बाल काट दिए। मैंने कहा भाई देखें तो सही, इनकी लेंथ तो वहीं की वहीं है। और ये भी घबरा गई कि ओ मेरे बाल कट रहे हैं। मैंने कहा नहीं अभी तुम्हें दिखाती हूँ बेटा। हुमा कभी ऐसा हुआ कि आप किसी के बाल काट रही हो और हाफ वे उन्होंने आपको रोक दिया हो नहीं ऐसा बीच में, कहीं नहीं रुक जाए, ये मत करें, अब चेंज माय माइंड? हाँ, नहीं ऐसे नहीं कभी भी हुआ, क्योंकि उनको भी पता है बाल कट गए तो अब कट गए, चिपक नहीं सकते दोबारा। तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये है कि हम कंसल्टेशन करते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ देते हैं। अगर हमें लगता है कि यार इसकी चेहरे पे ये बाल अच्छा नहीं लगेगा जो ये कह रही हैं
और तो हम उनको फिर आइडियाज़ थ्रो कर सकते हैं। खैर अब तो इतना अच्छा हो गया है कि आपने एक रखा हो आईपैड और उस पर आप पिंटरेस्ट खोलें और आप 10 तरह की चीज़ें दिखा देते हैं फेस के ऊपर। बिल्कुल और अब तो सही। क्लाइंट्स भी माशाल्लाह इतने अवेयर हो गए हैं और सबको पता है कि उन्हें क्या चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है। ऑलमोस्ट मैंने सलीना के बाल काट दिए हैं। अब हम इसको ब्लो ड्राई करके दिखाएंगे कि सलीना के बाल कैसे कटे हैं। देखिए जब हुआ- सलीना सामने से जब हमने सलीना का फ्रंट शॉट लिया था तो सलीना के बाल कैसे लग रहे थे। अब आप देखें सलीना की लेंथ, सलीना तुम्हारे बाल इतने लंबे थे जितने अभी मैं लेंथ दिखा रही हूँ। हैं? क्या कह रही? थोड़े से लंबे थे ना, हाँ, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने इसकी लेंथ रखी है। मैंने ये नहीं किया कि इसके बालों को काट के इतना छोटा कर दिया है या इतना छोटा कर दिया। हाँ, मैंने इसके एंड्स ट्रिम किए हैं जो कि बहुत पतले थे, जो कि बहुत अरसे की ग्रोथ थी। हमेशा याद रखें कि जब आपका बाल यहाँ से ग्रो करने लगता है और यहाँ से ग्रो होता 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 जब यहाँ पहुँचता है तो उसको सालों लग जाते हैं। एक मंथ में जिसकी बहुत ही कोई अच्छी ग्रोथ हो, जिसकी मतलब बॉडी की न्यूट्रिशन बहुत ही अच्छे हो, तो उसके 2 से 2.5 इंच ग्रोथ होती है। लेकिन अगर किसी की न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है नॉर्मल लोगों की तरह, तो उनकी 1.5 ग्रोथ होती ही है बालों की। तो बाल आपके ग्रो करते हैं, तो जब लंबे बाल रखते हैं तो उसके लिए सालों की आपकी मेहनत होती है जो आपके बालों को लंबा रखती है। तो लिहाजा सलीना के बालों की मैंने लेंथ नहीं काटी। अब हम सलीना के बालों का एक अच्छा सा ब्लो ड्राई करेंगे, सारा का सारा स्ट्रेट इनवर्ड। फिर हम देखेंगे कि सलीना के बाल कैसे लग रहे हैं, क्योंकि सलीना के बालों को अगर आप फ्रंट से देखें तो इसकी लेंथ नहीं है, लेकिन हम अगर इनको बैक से भी दिखाएं अपने ऑडियंस को तो हम ये भी दिखा सकते हैं कि आप देखें कि इनके बालों की मैंने लेंथ ऑलमोस्ट वही रखी है, लेकिन लॉन्ग लेयर्स दिए हैं बालों में। और चूंकि इनके बालों में वेव है तो ये अपने बालों को ऐसे भी मेंटेन करके मेरे रख ख्याल से सकती हैं। ब्लो ड्राई के बगैर इस तरह के जो बाल होते हैं हुमा, वो ज्यादा वो अच्छे ज्यादा लगते हैं। खूबसूरत लगते अगर हैं। अब तो मार्केट में कर्ल वो आ गई हैं, कर्ल क्रीम्स आ गई हैं, हाँ। कर्ल मूस आ गए हैं। आप अपने बालों को गीला करें, कर्ल क्रीम्स लगाएं, कर्ल मूस लगाएं, एंड देन यू आर रेडी फॉर योर डे। और वैसे भी कर्ली बाल बैक इनटू फैशन है। लेकिन मुझे एक बात बताएं हुमा, अगर आप एज अ स्टाइलिस्ट व्हाट डू यू रिकमेंड कि क्या खवातीन को ब्लो ड्राई करते रहना चाहिए? नहीं, ब्लो ड्राई देखिए हीट जो है ना वो आपके, अब जैसे हमारे स्किन के बारे में मैं स्किन की मिसाल देती हूँ, खवातीन को स्किन से बात समझ में आती है। बालों का मसला ये है कि आपके बालों में दर्द नहीं होता, कटते हैं तो पेन नहीं होता, खून नहीं निकलता, तो हम इसको जैसे चाहे ट्रीट कर सकते हैं, आयरन कर सकते हैं, केमिकल्स लगा सकते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता। स्किन आप रोज़ अपनी स्किन के ऊपर गरम गरम कोई चीज़ लगाएंगे या इवन आपकी अपनी हाथ की स्किन, तो स्किन का क्या हाल होगा? जल जाएगी। जल जाएगी, क्यूटिकल तबाह बर्बाद हो जाए। इसी तरह जब आप अपने बालों को रोज़ आयरन करते हैं लोग सीधा करने के लिए, और या ब्लो ड्राई करते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो क्या करते हैं अपने बालों के क्यूटिकल को तबाह बर्बाद कर देते हैं और उनके बाल जल्दी ड्राई डैमेज हो जाते हैं, बिल्कुल ड्राई। फिर वो कहते हैं पता नहीं मैंने क्या शैम्पू लगाया, देखो मेरे बाल ड्राई हो गए, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। भाई अब उनकी रूटीन पूछो तो आपको पता चलता है। फिर आयरन करना छोड़ दें, नहीं वो तो मैं नहीं कर सकती, मेरे बाल, अब जब बाल कर्ली थे तो उनको ब्लो ड्राई करके आपने सीधे फ्रिजी कर दिया। अब आपने उनको इतना फ्रिजी कर दिया कि वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो वो फिर ये करने से बेहतर मेरे है ख्याल से जो आपका ओरिजिनल टेक्सचर, अभी देखिए जिनका जिस तरह इनका ओरिजिनल एक टेक्सचर हाँ, है, बिल्कुल, और अगर ये कुछ ना भी करें, अगर ये डेली या 3 दिन में 2 दिन अपने बाल वॉश करते हैं जी, तो इनका एक अच्छा ही लुक आएगा। बहुत अच्छा लुक आएगा अगर थोड़ा सा अपने बालों को गीला करके, इवन ये अपने बालों को गीला करके और वो हमारे लीव इन कंडीशनर्स होते हैं वो लगा के 2 जूड़े बना लें, और उसके बाद अभी खोलेंगे तो इनके बालों के कर्ल्स और इनके लेयर्स इतने अच्छे आ जाएंगे। प्लीज वो करके इन्हें दिखाते कुछ भी करने की आज जरूरत हम आपको नहीं है। दिखाते हैं कि बाल कर्ली कैसे करेंगे। खवातीन और साहब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कई मजे का वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हुमा ताहिर हमारे साथ मौजूद है। हुमा ने आज बड़ा ज़बरदस्त हेयर कट किया, लेंथ भी रही और हेयर स्टाइल भी चेंज हो गया। हुमा मुझे एक बात बताएं, जिस तरह अभी आपने बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी है कि आप अगर अपनी स्किन को इस तरह से रोज़ाना कुछ गर्म उस पर लगाएं तो वो तो झुलस जाएगी, जल जाएगी। लेकिन हम उतनी ही केयर करते हैं बालों की भी, स्किन की भी, लेकिन कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनके बालों में बॉडी नहीं होती तो मरते दम तक नहीं होती, वो एक्सटेंशन लगाते हैं। अच्छा, एक खातून ने कहती मैं एक्सटेंशन जब से लगाना शुरू किए हैं, मेरे जो उनका जो क्राउन है उसमें बॉल्डनेस बढ़ गई है।
अच्छा देखिए, हेयर फॉल होता है तो आपके बाल जो हैं वो लाइट हो जाते हैं, ठीक है। जिसको हम हल्के बाल कहते हैं जी। और द थिंग इज इसके वो आई थिंक वो हार्मोनल इशू भी तो होता है। हार्मोनल इश्यूज होते हैं। देखिए स्ट्रेस जो है ना, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को आई डू हेयर की वर्कशॉप्स एंड क्लासेस And psychotherapy एंड एंड मेकअप की वर्कशॉप्स आल्सो। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को एक एग्जांपल देती हूँ कि बाल जो हैं वो एक प्लांट की तरह है, एक पौधे की तरह है। तो जो गमला है उसमें जितनी खाद होगी पौधा उतना ही अच्छा निकलेगा। अब हमारे सर के नीचे अगर आपकी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कमज़ोर है, आप सोते सही नहीं हैं, आप डाइट्स बहुत करते हैं, या आप गोलियां बहुत खा रहे हैं, या आप स्ट्रेस बहुत कर रहे हैं। देखें पहले से हमारे आज से 10 लगता है जैसे पता नहीं, मैं गार के ज़माने की बात करने वाली हूँ, केव्स की। द थिंग इज इसके आज से 25 साल पहले अगर मैं अपनी कॉलेज में थी तो मुझे पढ़ाई का कोई गम नहीं था। मुझे ये था कि हाँ ठीक है, मार्जिन पास हो जाऊंगी, एंड में क्या शादी ही होनी है। लेकिन अब आजकल बच्चों में इतनी टफ स्टडीज़ हैं, छोटे लड़कियों के मैंने देखे हैं गुच्छे बालों के उतर जाते हैं, स्पेशली उस टाइम पीरियड में जब वो एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं या उनके ट्यूशन्स चल रहे होते हैं। तो इसी तरह जब वो कह रही हैं अच्छा वो एक्सटेंशन तो बेचारे क्लिप्स हैं, वो तो आपने अपने सर पे लगाए, उससे बाल कैसे झड़ेगा, बाल टूटेगा कैसे? हाँ, अगर मेरा बाल लंबा है और अगर मेरा बाल यहाँ से टूट रहा है तो इसका मतलब है मेरे बाल के अंदर खाना नहीं जा रहा। खाना कहाँ है? देखिए जो आपका बाल उगता है ना वो आपका ताज़ा बाल है, इट्स लाइक अ फ्रेश हेयर, वर्जिन हेयर। तो वो जब बाल से उग रहा है वो तो हमेशा हेल्दी रहता है। लेकिन अगर किसी का बाल जड़ से गिर रहा है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही अनहेल्दी, उसको कोई इश्यू है, उसकी हार्मोनल प्रॉब्लम है, उसका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, ही हैज़ टू गो टू द डॉक्टर। मस्त। वो डॉक्टर ही बताएगा फिर वैसे क्या इतनी मसला अच्छी है। बात है। आई थिंक नींद जो है वो बहुत सारे मसले हल करती है जी। अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न सही हो। देखिए अगर आप सोए ना ज़्यादा, मेरा एक डॉक्टर है, ही इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर, आई कांट मेंशन हिज नेम, कार्डियो के स्पेशलिस्ट हैं। उनसे मेरी अम्मी की वजह से काफ़ी मेरी अच्छी उनसे बातचीत रही। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि हमारी फैमिली में ये हार्ट का बहुत प्रॉब्लम है, मुझे कब होगा हार्ट अटैक। मैं पहले से प्रिकॉशन लेना चाह रही थी बिकॉज हमारी फैमिली में है हार्ट प्रॉब्लम। तो उसने मुझे कहा कि देखें आप जो है ना 2 S याद रखें। मैंने कहा 2 S? कहता है स्लीप बेटर एंड स्ट्रेस फ्री, देयर इज नो हार्ट अटैक्स। मैंने कहा स्लीप का क्या ताल्लुक, हमारी कौम में तो स्लीप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम तो बड़ा कूल समझते कि यार मैं तो रात भर नहीं सोता। और जो लोग सोते हैं उनको बहुत ही सुस्त कहते हैं हम। हाय क्या मनहूस सोई जा रही है, सोता ही रहता है, उठता ही नहीं, इतना लेजी है, यू नो। बट उसने कहा स्लीप हैज़ टू बी 8 घंटे की स्लीप लेना मस्ट है। अगर आप स्लीप 8 घंटे की लेंगे और 9 घंटे भी हो जाते हैं तो आपकी स्किन फ्रेश हो जाती है, आपके रिंकल्स कम हो जाते हैं, सर्कुलेशन ब्लड सही हो जाता है, हार्ट रेस्ट करता है, बॉडी रिलैक्स करती है। तो स्लीप इज द मेजर फैक्टर। अच्छा, एडिंग अ लिटिल बिट टू दिस, थोड़ी सी एक बात मैं इसमें ऐड करूं। अगर आप योगा के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो जो स्लीप है वो आपको सूरज की गैर मौजूदगी में करनी है। जब सूरज मौजूद नहीं हो तब आपको वो 8 घंटे चाहिए। आपके बॉडी रिपेयर उस वक्त होगी जब सूरज नहीं होता, वो 8 घंटे की नींद है। हम अगर पुराने ज़माने में चले जाएं तो लोग क्या होता था, अंधेरा होता था, खाना खाते थे और सो जाते थे और सुबह सूरज की पहली किरण पे उठ जाते थे। बिल्कुल सही बात है। द साइकिल ऑफ लाइफ वाज वेरी और नेचुरल मेरी ना। बात सुने, यही हमारा साइकिल आज भी है। आपको फजर पे उठना है और फजर कब होती है? पहली किरण तो हमें देखनी चाहिए फजर जी, पड़ते ही। लेकिन हम नहीं उठते ना। नहीं उठते हम तो अब नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, प्राइम वीडियो है, हमारे अपने चैनल्स हैं, सारा दिन चलते रहते हैं। टिकटॉक भी देखते हैं, यार टिकटॉक भी है। तो हम तो सारी रात जागते रहते हैं। अच्छा मेरी बात सुने, बहुत सारे जो यंग जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हेयर कटिंग सीखी है, क्या कोई ऐसा जरिया, कोई तरीका है आपके साथ इंटर्नशिप्स करने का या आपके साथ वर्कशॉप्स करने का? इंटर्नशिप तो मैं नहीं करती क्योंकि ये तो हमारा वो एक कॉर्पोरेट का वो सीन है। हाँ, मेरे पास जब सलोन था, यूज्ड टू हैव अ सलोन, जो कोविड में मैंने सेल आउट कर दिया, तब मैं इंटर्नशिप के लिए लड़कियां को रख लेती थी और उनको सिखाती भी रहती थी और प्रैक्टिस करती रहती थी। क्योंकि अब मेरे पास जगह नहीं है, आई डू वर्कशॉप ऑन डिफरेंट प्लेसेस। उनके साथ जैसे सैब्स के साथ मैं टीपू सुल्तान पे कर रही हूँ, DHA में मैं मरजान के साथ कर रही हूँ, ब्यूटी एक्सपर्ट्स के साथ कर रही हूँ। तो डिफरेंट जगहों पे मैं अपनी जैसे वर्कशॉप विजिटिंग करती रहती हूँ। फैकल्टी होती है, जी इस तरह जी you're a जी visiting जी, expert। हाँ बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि जो मलीर की साइड पे गुलशन पे लड़कियां हैं उनको टीपू सुल्तान नज़दीक पड़ता है, और जो इस साइड के लोग हैं उनको डिफेंस अगर नज़दीक पड़ता है, तो हम अपनी एक वर्कशॉप करते हैं 10-15। जब से कोविड हुआ है, आई एम नॉट टेकिंग मोर देन 10 स्टूडेंट्स। तो उनको लेकर हम हेयर कटिंग के बेसिक कोर्स सिखाते हैं, हेयर कटिंग एडवांस कोर्स है, हेयर कलरिंग का कोर्स है। अच्छा, कटिंग सीखें तो कलरिंग सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चलता रहता है।
अच्छा सुनिए, जिस तरह हम स्किन के लिए सनब्लॉक इस्तेमाल करते हैं, बालों के लिए भी कोई सनब्लॉक? देखिए यूरोप में तो सनब्लॉक्स हैं, दे आर Hair- ऑलरेडी hair sunblock। जी, मैं ब्रांड्स के नाम ले सकती हूँ। हाँ हाँ प्लीज। हाँ, देखिए शॉर्ट्सकॉफ है, लॉरियल है, इनके पास इनके सन ब्लॉक्स या आप उनको सनस्क्रीन्स कह लें फॉर हेयर हैं, स्प्रे की फॉर्म में होते हैं, वो निकलते हुए। लेबनान में सारे जितनी खवातीन और मर्द हजरात हैं वो सारे के सारे सनस्क्रीन फॉर हेयर यूज़ करते हैं। लेबनान में? लेबनान, यू नो, And they have great hair. yeah, Lebanese exactly, people yes. are so good Yeah, looking. yeah. मुझे बहुत लोग लेबनीज समझते हैं। मजाक कर रहा हूँ, नहीं नेवर। Lebanese are they're the best skin के dermatologist, surgeons और ये beauty ये जो कॉस्मेटिक सर्जन्स होते हैं, cosmetic surgeons they are rhinoplasties, best from in Lebanon. Lebanon. अब तो खैर टर्की भी थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, but the best hairdressers are in all Lebanese. इन लेबनीज एग्जैक्टली। yeah, so- सुनिए, जिस तरह हेयर के कोर्सेज खवातीन करती हैं, लोग भी करते हैं, मुझे पता है अगर आप मुख्तलिफ ममालिक से डिप्लोमास करते हैं तो क्या जिद्दत आती रहती है इन चीज़ों में? बिल्कुल, क्योंकि आपका जो एक विजन है वो आपका एक्सपैंड कर जाता है। हमारे पाकिस्तान में एक ही जगह अरसों तक रहने तक ना, मैं समझती हूँ इंसान लिमिटेड हो जाता है। आपको नए फैशन का नहीं पता तो आप एक्सपेंशन नहीं मिलती दिमाग को। हाँ, अगर आप फॉर एग्जांपल आप यूरोप चले जाएं तो एवरीबॉडी वांट्स टू हैव शॉर्ट हेयर। आप सिंगापुर चले जाएं, एवरीबॉडी वांट्स टू हैव कलर्ड हेयर। यू नो, लेबनान में लोग लंबे बाल बट ब्लॉन्ड, अरबी औरतें हैं, लेकिन चूंकि वो हिजाब नहीं करती, दुबई वाला सीन नहीं है, ये हमारी मस्कत वाली जगह की तरह की नहीं है। लेबनीज आर अरबी but their majority are Christians. Christians, yes. So they open their hair and they have lots of blonde streaks, ash. Munir is a very good famous hairdresser. Absolutely, yeah. He's a Lebanese, but you know that's all is the magic is there. you know. अच्छा हुमा, अगर आपको अपने बालों के साथ कभी कुछ प्ले करना हो तो डू यू कर देम योरसेल्फ? Mashallah, say I have brilliant students. All of my female students open up their own salons in their homes. अच्छा, in one room. घरों से ही शुरू किया जी हुआ है। जी, दो शीशे लगाए हुए हैं, दो कुर्सियां, एक वॉशिंग यूनिट लगाया हुआ है, and mashallah से they are earning so much. The one of the student is in defense, her name is Tuba. तो अभी मैंने लास्ट हेयर कट उसी से लिया है, and I'm loving it. It's really nice. सुनिए, अलग अलग शैम्पूज जो लोग इस्तेमाल करते हैं, मुझे पता है कॉन्सेप्ट है कि कच्चा अंडा लगा लो या मेयोनीज लगा लो या सिरका बालों में डाल लो, क्या डू यू थिंक इट वर्क्स? ठीक है, देखिए ये सब हर्बल एंड ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट्स हैं। मेयोनीज का लगाने का मकसद क्या है? बालों में प्रोटीन और शाइन डालने का मकसद होता है, क्योंकि मेयोनीज में अंडा फिटा हुआ होता है, क्रीम होती है, जो भी सारी चीज़ें उसकी मिक्स होती हैं, तो लगा। बट मेयोनीज लगाने के बाद उसकी फ्रेग्रेंस, उसका निकालना, उसका धोना एक अलग टॉर्चर है। मैं ये कहती हूँ कि आप ये सब चीज़ें ना करें, आप मार्केट में अवेलेबल मास्क खरीद लें, आप लीव इन कंडीशनर देखें यूज़ करें। लीव इन कंडीशनर्स की बड़ी वैल्यूज़ है। लीव इन कंडीशनर्स क्या होते हैं हमारे लोगों को नहीं पता। जैसे अभी मुझसे कोई पूछे कि लीव इन कंडीशनर क्या होता है, आपने बाल धोए, कंडीशनर किया, बाहर निकले तो एक छोटी सी बॉटल उस पर लिखा होता है लीव इन। इसका मतलब है कि उसमें तेल होते हैं, जो जावा ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, यू नेम एनी, कोकोनट ऑयल, उन सबको मिक्स करके वो एक ब्लेंडेड एक चीज़ बनाई गई है जो आप सर पे लगाएं तो आपके बालों को टेंगल फ्री कर देता है। आप यूं कोम करें, सिल्की स्ट्रेट बाल हो जाते हैं। अच्छा हुमा, एक बड़ा ही जबरदस्त सवाल है कि बच्चों को कितनी बार गंजा कराना चाहिए बचपन? ये तो बड़ी कोई कहानी है। हाँ है ना, क्योंकि कुछ फैमिलीज इस तरह की जो 12-12 साल तक लड़कियों के बाल मुंडा देती नहीं, 12 साल। मेरी खुद बचपन में नानी जब जिंदा थी, मेरी इतनी उन्होंने गंजा किया है ना मुझे। एंड मेरी बहनें पैदा हुई थी लिबिया में, तो जाहिर है तब नानी मेरी जो थी दुनिया से चली गई थी, तो उनके बाल उस तरह से उनको गंजा नहीं किया गया। तो मैं देखती हूँ कि उनके मेरे बालों में टेक्सचर जो है काफ़ी फ़र्क है। उनके बाल थोड़े लाइट हैं, सॉफ्ट हैं। मेरे बाल चूँकि शायद पता नहीं, मैंने कॉलेज की लाइफ से सर में ब्लीच डालने शुरू कर दिए थे, और क्या जो मैंने अपने सर में नहीं किया, तो पर्म किया, स्ट्रेट किया, फिर पता नहीं क्या क्या किया, और अभी भी ब्लू कलर किया है, यू नो। सो आई थिंक फ़र्क पड़ता है, लेकिन प्लीज़ 7 साल तक ठीक है, उसके बाद लेकिन जरूरी गंजा करना है जी। क्या? उससे क्या होता है कि आप जितना बालों को काटते जाते हैं ना, उनकी ग्रोथ और उनका साइकिल, क्योंकि बचपन में आपका सर्कुलेशन, ब्लड अच्छा होता है, हार्मोन्स अच्छे होते हैं, बॉडी बिल्कुल बैलेंस में होती है, न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होता है, और आप उस वक्त आपकी हर चीज़ ग्रो कर रही होती है। अगर आप बाल चॉप करते हैं तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन आजकल तो बच्चे माशाल्लाह, 3 साल की बच्ची कहती है आई डोंट वांट टू कट माय हेयर। मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, ओके, उनको पता है मुड़ने के बाल नहीं कटवाने। तो आज के तो बच्चे भी, मैं कहती हूँ, लेकिन हुमा, जो गंजा करने का मतलब होता है उस तरह फेरना सर जी, पे, उससे फायदा होता है? जी जी, बाल निकलने शुरू हो जाते हैं, अच्छे निकलते जी हैं जी जी जी। और लोग बार बार कराते हैं ताकि कोई 5 साल 6 साल तक कराना चाहिए, उसके ज़्यादा तो नहीं कराना चाहिए। लेकिन आप आज के बच्चे को जरा गंजा तो करके दिखाएं।
वो नहीं मानते। चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, हाँ। करवा के तो दिखाएं। हाँ इम्पॉसिबल है, कितनी सही बात कह रही है। मैं आपको पता है शो शुरू करते हुए भी मैंने एक बात की थी कि एक हम लोग बहुत सारी चीजें आपने और मैंने तो बहुत सुनी होंगी कि हमारे बचपन में तो ये होता था, अरे हमारे जमाने में तो ये। आपको पता है जमाना बहुत तेजी से पिछले 7 सालों में चेंज हो गया है। वो टाइम्स हैव एक्चुअली चेंज्ड। यस ऑफ वो कोर्स। वक्त बदल गया है, वो साइंस, वो जो एक पूरे एक तरीका कार था हुआ, कितनी अजीब सी बात है। मुझे लगता है जब मैं अपनी नीस को कहती हूँ ना, बेटे जरा ये बताना ये क्या ऐप है, इसको जरा डाउनलोड, इसको पता करता हूँ तो मेरी शक्ल देखती है। मैंने कहा ये मत समझो कि मैं कोई बहुत पुराने जमाने की हूँ, मैं सिर्फ 3-4 साल पुरानी बात। और ये बात सच है। आई थिंक जिस तरह से जमाना आगे जा रहा है, कोई नई चीज इजाद हो जाती है एकदम से। हम कहते हैं अभी तो उसमें सेटल नहीं हुए थे कि ये चीज आ गई। फोन्स कितनी जल्दी चेंज हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी इज बिकम सो एडवांस। लोग घर में बैठ के एक फोन से अपने यूट्यूब्स बना रहे हैं, आप देखें। ठीक है, ठीक है। आपने देखा है हमारे गांव के जट मल्टाना पटाना चटाना यूट्यूब के हीरोज हैं। हाँ सीरियसली देखें जरा। अच्छा खवातीन और हज़रात, हमारी मॉडल तैयार हो चुकी हैं, उनके बाल तैयार हो गए? नहीं, अभी तैयार हो रहे हैं। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा आएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और हुमा ताहिर ने एक बड़ा अच्छा लुक दिया है हमारी मॉडल सलीना को, और इनके बाल बहुत वाकई में बहुत हैवी लग रहे हैं अब तो। अच्छा, और बालों में लेयर्स भी हैं क्योंकि लाइट जाने की वजह से ब्लो ड्राई कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसलिए ये तो एक थोड़ा सा ये वो एक टेक्निकल इशू हो गया। तो खैर एनीवेज, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि बालों की लेंथ वहीं पे जहाँ थी, और आप लेयर्स देख सकते हैं, स्टाइल देख सकते हैं, आप साइड पार्टिंग कर सकते हैं, आप सेंटर पार्टिंग कर सकते हैं। आपने अगर इवनिंग में जाना हो तो आप अपने बाल ऐसे बना सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं है तो इनके बालों में कर्ल्स हैं, जो मैंने बताया था, जूड़े बना के बालों में कर्ल भी डाल सकते हैं। और ये 360 डिग्री चेंज आ गया जी, पर्सनालिटी बिल्कुल। और में बाल भी। देखें लंबे हैं। बिल्कुल सही हाँ, बात बिल्कुल है। ऐसा। अच्छा, जाने से पहले उमा सिर्फ 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। एक तो ये कि बालों में तेल कितने फ्रीक्वेंसी से लगाते रहना चाहिए? अच्छा, मैं बालों में तेल के सख्त खिलाफ हूँ। खिलाफ है आप? क्योंकि देखिए, जब आप बालों में तेल लगाते हैं तो आपके वो तेल शैम्पू में निकल जाता है। तो आपने क्या किया? जो चीज़ लगाई थी वो तो निकल गई। जज्ब जाता है। नहीं, कहाँ जज्ब होता है? कि स्पंज थोड़ी है बाल। बाल है ना, कोई स्पंज थोड़ी है जो आपने लगाया तो जज्ब हो गया या अंदर हमारी खोपड़ी में चला गया। नहीं, वो स्कैल्प के ऊपर ही रहता है ना। काफी हड्डी अल्लाह ने स्ट्रॉन्ग बनाई है। पुलपुली तो है नहीं कि आपने लगाया तो तेल चला गया। नहीं ना, इट्स नॉट लाइक दैट। सो तो द थिंग इज दिस कि आप जो तेल लगाते हैं वो शैम्पू में निकल जाते हैं। तो आप इससे बेहतर है, जो मैं मानती हूँ, कि आप लीव इन कंडीशनर्स लगाएं, अच्छे मास्क लगाएं, क्योंकि अब सारी जो हमारी देखिए पाकिस्तान में चीज़ें अब बननी शुरू हो गई हैं, तो उसमें सारे तेल ऑर्गेनिक उसमें डाले जाते हैं। बेसिकली मकसद ये होता है चीज़ वो लगाई जाए जो बालों पे स्टे करे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि मैं तो कह रहा हूँ अभी काम छोड़े, आप एक्टिंग करना शुरू करें। हाँ, मैं कर सकती हूँ कोई भी रोल। मैं कौन सी एक्ट्रेस हूँ जिसका करियर तबाह हो जाएगा कुछ करने से? बट नहीं, लेकिन एक चीज, आई थिंक मल्टीटास्किंग बहुत ही शानदार चीज है उमा, एंड आई थिंक यू वुड मेक अ ग्रेट हीरोइन ऑन इन एनी ड्रामा। बट बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए, और आप हमेशा जब भी आती हैं हमें एक नया कोई लोग बताती हैं। थैंक यू वेरी मच आपका भी। खवातीन और हज़रात, अब हम चलते हैं किचन की तरफ, और हमारी यहाँ पे शेफ मुनीसा इंतजार कर रही है। साल को शेफ मुनीसा, गुड मॉर्निंग। अकेले चाय पी रही हैं, बहुत अफसोस की बात। लो जी, आपको चाय नहीं मिली अभी तक? ये क्या बात हुई? मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे मिली या नहीं मिली, आपने मेरे लिए नहीं बना के रखी। नहीं, मैं एक्चुअली ब्लैक कॉफी पी रही थी, चाय नहीं पी आप वही बना देती? वही बना देती। बस छोड़े रहने दे। कैसी हैं आप? कोई बात नहीं, मोहब्बत। गुड मॉर्निंग, सलाम तो कर ले ऑडियंस को। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और उम्मीद है आज मंडे है और आप लोगों का दिन बहुत अच्छा गुजरे, खुशगवार गुजरे। खुशगवार। कल गार्लिक ब्रेड बनानी है आपने? मैं? हाँ। आपने बोला था मैं जो है वो गार्लिक बटर बताऊंगा बनाना। गार्लिक बटर का था, ब्रेड नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ ब्रेड बनाइएगा, बटर मैं बना लूंगा। अच्छा चलो, डन हो गया। गार्लिक ब्रेड हम कल आपको सिखाएंगे। पक्का? पक्का, ठीक है। और इसके साथ क्या खाना पसंद करेंगे आप? देखिए, बटर तो मैं बना दूंगा। हाँ। ठीक है, और आई थिंक ऑमलेट। ऑमलेट? हाँ चलो, कल मतलब ब्रेकफास्ट मेन्यू है हमारा, तो आप लोगों ने मिस नहीं करना। हाँ, देसी ऑमलेट बनाएंगे। देसी ऑमलेट गार्लिक विद शामी कबाब। विद शामी कबाब। और इसके अलावा कुछ ऐड करना चाहिए? नहीं बोल दे आप। नहीं आप बोल दे। आई थिंक जो गार्लिक बटर है वो गार्लिक ब्रेड पे बहुत, वो ब्रेड पे अच्छा लगता है।
लेकिन गार्लिक ब्रेड का अपना ही एक, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। शेफ मुनीजा, आप ब्रेड के ऊपर गार्लिक बटर लगा के उसको अगर आप टोस्ट कर देती है ना, थोड़ी सी चीज गार्निश क्योंकि दैट बिकम्स गार्लिक ब्रेड। हाँ, आप फ्रेंच ब्रेड ले लें और उसको डायगोनल कट्स दे दें। हम पता है हम फ्रेंच ब्रेड नहीं लेंगे, हम लोग जो नॉर्मल स्लाइस नहीं होता टोस्ट, हम वो बताएंगे कि जो लोग अपने घर में बना सकें। हम वो भी, और हम प्रॉपर गार्लिक ब्रेड बताते हैं। हाँ नहीं, मैं वो वाली चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई शो देख रहा हो ना, जिस तरह आज मैंने सुबह सबको ये बताया कि अगर आप लोगों के घर में मटन है, आपने नहीं बनाया तो हमारे साथ आज मटन पुलाव बनाया। हाँ, ठीक है, तो मैंने वही कहा कि जो गार्लिक ब्रेड है ना, आपके घर में जो डबल रोटी रखी हुई है, नॉर्मल वाली ब्रेड, नॉर्मल वाली जो ब्रेड है, उसके ऊपर कैसे बनाते हैं वो मैं क्या बता। हाँ डन, ये भी हम बता सकते हैं और बहुत इजीली आप घर में बना सकते हैं। कोई इसमें वो कहते हैं ना रॉकेट साइंस नहीं है ना। कितनी आप अच्छी अच्छी चीजें बता रहे देखिए, हैं आप पहले थैंक करें, मैंने किशमिश मंगवाई है। हाँ, किशमिश थी नहीं यहाँ पे। आय हाय, क्यों अफगानी पुलाव के लिए मैंने जो है वो बोला तो था, क्यों नहीं आई मुझे ये बताएं। पता नहीं क्यों नहीं आई थी, लेकिन अब आ गई। अच्छा, अब आगे चले, हम जो है वो रेसिपी बता देते हैं। आपने बताया हमारे व्यूअर्स को कि हम क्या सिखा रहे हैं? नहीं, अब लिखा हुआ था शेफ मुनीजा मटन डिश। अच्छा, हम सिखा रहे हैं आज मटन अफगानी पुलाव या काबुली पुलाव भी आप इसको कह सकते हैं। ऑफ ठीक है, कोर्स, और आपको काबुल पसंद है? अफगानिस्तान में ही है। हाँ, सेम थिंग। अरे वाह, आपको भी पता चला। क्या मतलब, कैसे पता? नहीं, ज्योग्राफी। देखिए, आजकल मेरे साथ रह रहे हैं कि आप बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं। बिल्कुल। है ना, मेरी सोहबत का असर है ये, है ना। देखा, कोई जवाब ही नहीं दिया। अच्छा, जब आपको इग्नोर करना है सामने वाले को। फ्राई करेंगे किशमिश को? हाँ जी, इसको हम फ्राई कर रहे तो हैं। बहुत सारे लोग बॉईल करते हैं। बॉईल भी करते हैं, लेकिन इसको हमने जो है ना वो तकरीबन 2 टेबलस्पून घी लेकिन है। अगर आप इसको फ्राई करेंगी तो ये ज्यादा वो नहीं हो जाएगी ड्राई? नहीं नहीं, ये थोड़ी सी फूल जाएगी, आप देखिएगा अभी। अच्छा। ठीक है, ये फूल जाएगी। साथ साथ हम इसके अंदर गाजर भी ऐड करेंगे। तो जो हमने जूलियन कर लिया है वो वाले गाजर हम इसके अंदर ऐड करें। आपने देखा थोड़ा सा मीठा सा टेस्ट आ रहा होता है ना। चावल मीठे होते हैं। हाँ, उसके चावल मीठे होते हैं। तो एक रीज़न तो ये होता है कि किशमिश में भी मिठास होती है, गाजर की अपनी मिठास होती है। हमें इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। इसको हम थोड़ा से ही कुक करेंगे। सौते। हाँ जी, बिल्कुल सौते करेंगे इसको। ओके। अरे वाह भाई। शबनीज़, आपने उसके साथ क्या किया मटन के साथ? अच्छा, मटन जो है ना वो मैंने, क्योंकि आपको पता है टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उसको मैंने ना यखनी तैयार करने के लिए रख दिया। अच्छा, काबुली पुलाव में क्या होता है कि आपने जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते, मटन का अपना फ्लेवर होता है उसके अंदर। ठीक है, तो हमने जो यखनी यहाँ पे बनाने के लिए रखी है उसके अंदर मैंने 500 ग्राम मटन ले लिया था। आप मिक्स बोटी ले लें, आप जो चाप लेना चाहें, आप जो भी पार्ट का गोश्त लेना चाहें आप वो ले सकते हैं आराम से। ठीक है, सीने का लेना चाहें। अच्छा, उसके अंदर मैंने 2 जो है वो बड़ी वाली इलायची आती है ना, वो शामिल करिए और 1 टेबलस्पून भर के मैंने ज़ीरा शामिल करा है। बस, इसके अलावा ना लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, इसके अंदर कुछ नहीं जाता है, क्योंकि मटन का एक्चुअल फ्लेवर एंजॉय करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कोई स्पाइसेस नहीं जाते। ठीक है, तो ये यखनी हमने यहाँ पे बनाने के लिए रख दी है। साथ साथ हमने यहाँ पे किशमिश फ्राई करा आपके सामने, ये देखिए फूलना शुरू हो गई किशमिश। ठीक है, और इसमें हमने ये गाजर शामिल कर दी, इसको हम सौते करके निकाल के रख लेंगे। ठीक है, और मैं थोड़े से जो है वो बादाम भी ऐड करूँगी। बिल्कुल, है ना, अच्छे लगते हैं ना थोड़े से, ऊपर गार्निश भी होगा। हाँ, तो ये हम इसके साथ थोड़ा सा इसको रोस्ट करेंगे और इसके अंदर हम तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब चीनी शामिल करेंगे। ठीक है, तो ये इसको जो मीठा जो फ्लेवर जो आता है ना वो गाजर की वजह से भी आता है, लेकिन क्योंकि अभी सीजनल गाजर नहीं है तो उसमें मिठास नहीं है। तो देखिए, चीनी की जगह गुड़ या शहद भी डाल सकते हैं? हाँ, शहद नहीं, गुड़ आप डाल सकते हैं। अच्छा, ठीक है, जैगरी। हाँ, वो आप डाल सकते हैं। ये क्योंकि सर्दियों में जो गाजर आती है वो हमारी बड़ी मीठी होती है, वो लाल वाली जो होती है। ये क्योंकि चाइना गाजर होती है तो इसका फ्लेवर इतना नहीं चाइना होता। गाजर? हाँ जी, ये भी चाइना वाली होती है गाजर। अगर आप सब्जी वाले से पूछे तो चाइना ही चले जाओ। हमारे कितनी सब्जियां चाइना वाली आ रही होती हैं, आपको पता है? हाँ हाँ, वाकई। जैसे कौन कौन सी? जैसे गार्लिक लहसुन आता है, आप देखिए चाइना अलग होता है, देसी अलग होता है, लेमन में आता है। इसके अलावा और डिफरेंट बहुत सारी, जैसे ये वाली गाजर है। तो ये जो है सब्जी वालों से तो हमने ये सुना है अच्छा, कि मैंने तो कभी बहुत अरसे से मैंने सब्जी लेने नहीं गए आप? नहीं। यही क्या बात हो गई। अब हम एक ऐसा करते हैं, ठीक है, मैं खुद ही। वाह भाई वाह। लेकिन अच्छा चले, आप गेस करें कि हमारे यहाँ टमाटर या आलू के रेट्स क्या होंगे? अच्छा, आप मुझे 3 रेट्स बताएं, मैं आपको उसमें से बताऊंगा। ठीक है, मैं सच बताऊं, मुझे भी रेट नहीं पता। शबनीज़, आपको तो पता होना चाहिए, आप तो करती हैं ग्रोसरी शॉप। नहीं, मैं नहीं करती, मेरे हस्बैंड लाते हैं। मैं कुछ भी लेने नहीं जाती, मुझे सब घर में मिल जाता है आपकी तरह। लेकिन आई थिंक जो आलू है वो उसका मुझे कुछ रेट पता है, क्योंकि कल हम डिस्कस भी कर रहे थे। हो सकता है आपने सुना भी हो। क्या सुने आलू के रेट? कल नहीं सुने? आप मुझे बताना क्या? परसों हम डिस्कस कर रहे मुझे थे। नहीं अच्छा, आप गेस करें, चले 40, 80, 60। 40, 80, 60
1 किलो के? हाँ 1 किलो का। 1 किलो आलू? हाँ 1 किलो आलू। अच्छा 1 किलो होते हैं, 1 दर्जन होते हैं आलू? 1 दर्जन होंगे ना आलू? हाँ। 1 दर्जन होते हैं। अब पता चला नाजरीन के हमारे पास एक इतना बड़ा बर्गर आदमी खड़ा हुआ है। नहीं क्यों तो आलू दर्जन में नहीं आते? आलू किलो में आते हैं। किलो में क्यों आएंगे? वो तो दर्जन में आएंगे। अंडे भी तो दर्जन में आते हैं। हाँ अंडे दर्जन में आते हैं, लेकिन आलू किलो में आते हैं, टमाटर भी किलो में आता है, प्याज भी किलो में आते हैं। हाँ अब आप प्लीज, आज आपका होमवर्क है ये, आपने जाके सब्जी लेने जाना है आज, ठीक है? खबरदार नजर हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ शेफ मुनीसा एक सब्जी वाली बन चुकी हैं और मिलते हैं हम आपसे ब्रेक के बाद। देख शेफ मुनीसा सही बताएं। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हम यहाँ बना रहे हैं काबली पुलाव, राइट? और हमारी यखनी यहाँ तैयार हो रही है। हमने जो वो गाजर और किशमिश और बादाम हमने फ्राई करे थे, बिल्कुल लो फ्लेम पे करे थे, बहुत ज़्यादा फ्लेम तेज़ नहीं किया, तो उसको हमने निकाल के रख दिया। देखिए बहुत ज़्यादा मैंने जो है इसको कुक नहीं करा। गाजर आपको साबुत नज़र आ रही है थोड़ी सी। हाँ अच्छा शेफ मुनीसा, मुझे सिर्फ अब मेरी एक नॉलेज के लिए बताएं कि हमने नॉर्मल जो मटन है उसकी हमने सिर्फ नॉर्मल जैसे ना यखनी बनाते हैं वो यखनी बना ली। हाँ जी, उसमें जैसे अक्सर यूजुअली लोग जो है वो यखनी में प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट और पूरा जो है वो गरम मसाला डाल रहे होते हैं। हमने कुछ नहीं ऐड किया, सिर्फ 2 जो है बड़ी इलायची ऐड करी है, 1 टेबलस्पून जीरा ऐड करा है, दैट्स इट, और नमक शामिल करा है इसमें। अच्छा लहसुन अदरक नहीं डाला? नहीं शामिल करा, क्योंकि एक्चुअली जो इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें नहीं शामिल होता। अच्छा। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग डालना चाहें तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये है कि गोश्त में स्मेल आ रही है या कुछ इस तरह का है, तो अगर आप डालना चाहें तो ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इंशाल्लाह इसमें स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि जो हमने इलायची और वो जो हमने शामिल करी है वो इसकी स्मेल को ख़त्म कर देती है। अच्छा ओके। वो जो हीक आती है? जी हाँ, हीक आती है। अच्छा यहाँ हम जो है वो फिर कुछ लोग चर्बी भी तो डालते हैं इसमें? बिल्कुल डालते हैं, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि लोग जो है चर्बी को जो है ना वो कहते हैं है ये चर्बी है, फैट है, वो उसको फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, और वो बिक रही होती है बकरा ईद में, आपने यूजुअली देखा होगा, वो कसाई ले जाते हैं, वो बेच रहे होते हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आप देखें नॉर्दर्न एरियाज़ में वो उसी चर्बी में खाना पकाते हैं, और आप देखें वो कितने लाल और ख़ूबसूरत होते हैं, और वाकई वो अच्छा फ़ैट होता है, वो आप यूज़ करें। अच्छा है ना? आप जो है मैंने जैसे बारबेक्यू कढ़ाई बना रहे होते हैं अभी आजकल बारबेक्यू में, तो उसमें आप वो वाला फैट शामिल करें और उसके बाद उसी में कढ़ाई बनाएं। आप देखिए इतना आपको बिल्कुल नॉर्मल कढ़ाई से बिल्कुल ही डिफरेंट फ्लेवर आएगा, बहुत मजे का आएगा। अच्छा शेफ मुनीसा, मुझे आपसे एक जाती सवाल पूछूं, अगर आप बुरा ना माने? नहीं पूछिए। कभी आप ये सोचती हैं कि ये मैं अपनी ज़िंदगी में कहाँ खड़ी हूँ, किस मकाम पर हूँ, आगे आने वाली ज़िंदगी कैसे होगी? हाँ इतना वक्त गुजर गया, हाँ अब मैं अपने 20s में नहीं हूँ, ये अब किस तरह की वो टीन्स में हूँ ये टीन्स में नहीं हूँ, पता कभी इस तरह की नहीं सोचें हूँ नहीं आपको कभी ऐसी सोचें आती हैं कि मैं कहाँ अब आगे ज़िंदगी पता नहीं कैसी हो? अच्छा बिल्कुल ऐसी सोच आती है कि यूजुअली आप देखिए लाइफ स्पैन कितना होता है 50 ईयर्स 60 ईयर्स, इससे ज़्यादा नहीं होता, एवरेज एज है, ठीक है। तो अब मुझे ये फीलिंग आती है यार अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा जी लूँगी तो 20 साल और बस, या 30 साल और, इससे ज़्यादा तो वो किस्मत हुई तो जी लिए, वरना तो वो ये होता है ना कि हाँ बस मतलब अब हम लोग एंड की तरफ जा रहे हैं, ये सोच आती है। और बिल्कुल लाइफ में ये है कि अब आगे क्या है, तो वो बस अच्छा सोचते हैं, ये चीज़ है बस। वैसे बुराई तो लंबी जाती है, अब क्यों परेशान हो रही है शेफ मुनीसा? लेकिन एनीवे ख़वातीन और हज़रात, ये एक प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने जब 40s या 30s के अंदर जगल कर रहे होते हैं तो उनको अजीब अजीब सी सोचें आती हैं, और जिससे वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस का शिकार होते हैं, बहुत सारी सोचों का शिकार हो जाते हैं। और आज यही सब्जेक्ट डिस्कस करने के लिए हमने दावत दी है हमारी बहुत अच्छी दोस्त किरण को। किरण जावेद, अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह। किरण, एक अजीब सा टॉपिक है ये, बहुत सारे लोग इसको समझते भी नहीं है, और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं समझ आता कि ये बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। इसको कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। बिल्कुल। और कुछ लोग समझते हैं कि मिड लाइफ क्राइसिस जो होता है वो 55-60 साल की उम्र में होता है, और कुछ लोग समझते हैं कि बहुत जल्दी। आजकल तो 20 अभी एक मैं छोटा सा मीम पढ़ रहा था व्हाइल डूइंग द रिसर्च कि आपसे सवाल पूछते हैं, उसके अंदर एक बच्ची का एक छोटा सा मीम बना हुआ था, उसकी वहाँ उससे पूछ रही होती है कि व्हाई डू यू हैव मिड लाइफ क्राइसिस, यू आर जस्ट 24। उसने कहा क्या पता, आई डाई एट 48। व्हाट इफ आई डाई एट 48? तो 24 इज एग्जैक्टली द मिड लाइफ। व्हाट इज मिड लाइफ क्राइसिस, ये क्या होता है? सो आपने बिल्कुल ही सही कहा कि अगर इस चीज़ से मैं इनका स्टेटमेंट हूँ तो मिड लाइफ का यही होता है। अगर इंसान की ज़िंदगी 50 की है तो 25 उसका मिड लाइफ हो सकता है, बट
किसको क्या पता कि किसकी जिंदगी कब तक कितनी है, तो इसीलिए रिसर्चर्स ये शो करती हैं कि एवरेज 40 to 60 या कहीं पर आपको 40 to 70 ईयर्स का मिलेगा कि ये जो पीरियड है पूरा ये मिड लाइफ होता है, अच्छा। राइट। और ज़्यादातर लोग, क्योंकि रिसर्च तभी होती है क्योंकि कितने लोगों पर ये चीज़ें देखी होती हैं, एक्सपीरियंस की होती हैं सब, तो ज़्यादातर लोग इसी एरा में इस क्राइसिस का शिकार हुए हैं। सुनिए, इसको क्राइसिस क्यों कहते हैं? मतलब ये तो एक मेरे ख्याल से एक किरण एक नेचुरल प्रोसेस है, मतलब कि हम सब ने अपने वालिदैन देखे, मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ आपके वालिदैन के साथ आप होते हुए देख रहे हो तो वो जब जिस तरह डील कर रहे हो जाते हैं, आप प्रिपेयर तो मेंटली हो जाते हैं कि आपको यही राउट पे आपको इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपकी मैं इसी वालिदैन वाली बात लूँ तो ये भी मिड लाइफ क्राइसिस का एक फैक्टर है कि जब हम अपने माँ बाप को उनकी एजिंग देखते हैं, उनको बूढ़ा होते हुए देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता। वाई वी यूज़ क्राइसिस, क्राइसिस इज़ अ नेगेटिव टर्म, राइट। इसके साथ नेगेटिव इमोशनल टर्मोइल्स मौजूद हैं, नेगेटिव इश्यूज मौजूद हैं। माँ बाप को बूढ़ा होते देखना, अपने आप को बढ़ता हुआ देखना, अपने आप को इस तरीके से देखना कि आप किधर थे, जवानी से जवानी ढल रही है, मेरा उधेड़पन आ रहा है, उसके बाद मैं बुढ़ापे में चला शेफ जाऊंगा। मुनीसा मुझे हर वक्त कहती रहती है कि जवानी ढल रही है, आपकी जवानी ढल रही है। मैंने कहा शेफ मुनीसा प्लीज मुझसे इस तरह की बातें मत किया करें। ख़वातीन और लोग देते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। अगर आपका कोई तजुर्बा है मिड लाइफ क्राइसिस को लेके प्लीज हमसे शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारे साथ किरण जावेद मौजूद है और मैं इनसे बात कर रहा था मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में। बड़ी अच्छी साइकोथेरेपी करती हैं किरण, हर किसी की। शी इज़ अमेजिंग। किरण, हम लोग मिड लाइफ क्राइसिस की बात कर रहे थे। अभी मैं आपको बता रहा था कि जब अपने पेरेंट्स को आप ग्रो होते हुए देखते हैं, एज करते हुए देखते हैं, दैट कुड बी अ ट्रिगर जिससे आपके अंदर इस तरह की फीलिंग इंड्यूस हो जाए। और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं आपके ख्याल से? देखिए, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है एम्प्टी नेस्ट। उसमें ये होता है कि आपके बच्चे, इफ़ यू आर मैरिड और आप 40s में आते हैं तो आपको एहसास होता है कि शुरू में तो जो आपके 20s या 30s के टाइम में बच्चे छोटे थे तो वो आप पे डिपेंडेंट थे, आपने उनके साथ लग गए, डेडिकेटेडली उनको नर्चर किया, तरबियत की। अब आपने 40s में तो बच्चों को खुद सा इंडिपेंडेंट होता देखते हैं, अब वो बाहर हैं, अपने करियर के लिए बाहर हैं या अपनी हायर स्टडीज़ के लिए बाहर हैं, तो आप कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करते हो। अब वो आपके साथ उतने जुड़े नहीं हैं जैसे वो छोटे छोटे थे। बिल्कुल सही ठीक है, तो अब आपको ऐसा लगता है जैसे आपके हाथ में कुछ रहा नहीं। ये अंदर की फीलिंग्स में, आपको क्राइसिस की फीलिंग्स बता रही, इमोशनल फीलिंग्स आपको बता रही, उस टाइम पे क्राइसिस के दौरान होती है। डॉक्टर साहब, मैंने एक फैमिली का रिव्यू पढ़ा था, उसके अंदर ये था कि जो वालिदैन अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो गए थे बड़े हो गए, तो उनके बेटे से उन्होंने पूछा कि उन्होंने कंप्लेन नहीं की कि मेरे बच्चों का रवैया मेरे साथ ऐसा हो गया, हम लोग इन पे डिपेंडेंट हैं सारी ज़िंदगी। ऑफकोर्स जैसे एक फैमिली में होता है, उनके बेटे ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, उनका हमने अपने वालिद साहब को कभी हमसे इसके अलावा बर्ताव में देखा ही नहीं था। ओके। तो वालिद साहब जो सारी ज़िंदगी एक स्टर्न और एक स्ट्रिक्ट वालिद रहे हैं, तो जब वो उस बच्चों की पोजीशन में आए तो बच्चे जब उधर गए तो वो वही प्रॉब्ली उनको लगा कि जो केयर टेकर होता है उसको इस तरह का रूड और स्टर्न और स्टिफ होना होता है, क्योंकि उन्होंने फादर एज अ मॉडल थे उनके लिए। हाँ। ठीक है, तो उन्होंने जो देखा, ऑब्जर्व किया अपने मॉडल को, उन्होंने वैसा ही, जब वो रेसिप्रोकेट होकर इस पोजीशन पे आए, उन्होंने वैसे ही करना शुरू डॉक्टर साहब, अब इससे निकले कैसे मिड लाइफ क्राइसिस? देखिए, मिड लाइफ क्राइसिस के लिए हर चीज़ का एक हल है। पहले तो इसको पहचानें और एक्सेप्ट करें, पहले अपनी फीलिंग्स को पहचानें। ठीक है, क्राइसिस में आपको मैं बताती हूँ, लोग अक्सर इसको डिप्रेशन में ले लेते हैं। फ़र्क है, मिड लाइफ क्राइसिस और डिप्रेशन में फ़र्क है। डिप्रेशन में तो टोटली आपकी सैडनेस, एम्प्टीनेस और बहुत से और दीगर फैक्टर्स होते हैं। इसमें आपको डिससेटिस्फैक्शन का एलिमेंट ज़्यादा मिलेगा। मिड लाइफ क्राइसिस में यू आर डिससेटिस्फाइड फ्रॉम योर करंट लाइफ सिचुएशन। ठीक है, आप अपनी एज से, आप अपनी सेहत से, आपको लगता है कि आप इस एरा में हो तो अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेहत भी ख़त्म होती जाएगी, आपको बीमारियां लग सकती हैं, आपकी एज ढल सकती है। ठीक है, आप अब उस तरह से खूबसूरत नहीं लगते हो। ये परसेप्शन इस इंसान का खुद है, दुनिया क्या कह रही है वो कुछ नहीं, राइट? ये खुद का है, खुद ही से सोच सोच के इस क्राइसिस में पड़ना है। तो इसके लिए चाहिए कि सबसे पहले पहचानें कि किन फीलिंग्स के साथ आप गुजर रहे हैं। ठीक है, और फिर उनको एक्सेप्ट करें।
ठीक है। जब ऐसा है वी विल एज, हम लोग बढ़ेंगे, बिल्कुल उम्र तो बढ़ेगी ही। बिल्कुल। और फिर अपने सोचों को ट्रैक करें कि आप कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रहे। एज उतनी ढल नहीं रही या लग नहीं रही, लेकिन आपने सोच सोच के बहुत ज्यादा परसीव कर लिया। आईने में देख के मैं तो वाकई बहुत ज्यादा चेंज हो रहा हूँ या हो रही हूँ, मेरे में तो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, हालांकि ऐसा है नहीं, बट हमारा परसेप्शन, हमारा और देखने मुझे का लगता है डॉक्टर नजरिया, साहब आप जितना जो सोच रहे हो तो वो होना शुरू हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत वर्क होता है करता ना? है। बिल्कुल होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एज मेरी बढ़ रही है या कुछ मेरे साथ इस तरह हो, आई थिंक वो होना भी शुरू हो जाता है। मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाए। लॉ ऑफ जाता है अट्रैक्शन एक अलग टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तभी लोग कहते हैं हम इस चीज़ से क्यों नहीं निकल रहे। वो ये नहीं समझते कि उनकी सोच, उनका फिक्र, उनका वो अमल ट्रैप कर लिया उसने। एग्जैक्टली वो एक ही जब डायरेक्शन में है तो आप वैसे ही पाओगे जैसा सोचते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही डॉक्टर साहब। शेफ मुनीसा कहाँ तक पहुंची हमारी डिश? आई थिंक चख चुकी हैं आप थोड़ा सा। नहीं, मैं जो actually चबा रही थी, बादाम क्या जो चबा है रही वो है? बादाम खा रही थी। देखिए, अकल बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से जो हमें आ चुकी वाह है। वाह वाह, क्या बात है आपकी। जी, अच्छा, बैक टू द रेसिपी। हमने यहाँ पे देखा है हमारा काबुली पुलाव जो है वो डन हो चुका है। कलर देखें एक्चुअली वही आया है। इसका रीज़न ये है, प्याज को आप जिस तरीके से गोल्डन करेंगे उसका एक्चुअल कलर वही आएगा। आपने बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं कर लेना, लेकिन थोड़ा सा गोल्डन उसको अच्छी तरीके से करना है। जो यखनी तैयार हुई थी उसमें वो जो है मैंने जो प्याज है वो ऐड करी फ्राइड, ठीक है। और उसमें मैंने जो है वो चावल शामिल कर दिए। इसको 2 मिनट जो है तेज़ आंच पे करा। जैसे ही बॉयल आ गया तो मैंने इसको हल्की आंच पे जो है वो दम पे रख दिया। और लास्ट में जो हमारी किशमिश, बादाम और गाजर हमने फ्राई करी थी वो इसके ऊपर ऐड कर दी और हमने इसको सर्व कर दिया। तो आप देखिए बहुत इंस्टेंट बनने वाला है, लेकिन बहुत मज़े का ये पुलाव बनता है। ज़बरदस्त शेफ मुनीसा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये मज़ेदार बना होगा जितना अच्छा ये दिख भी रहा है। चूँकि मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन के बीच में हूँ, इस वजह से मैं क्या बहुत बहुत शुक्रिया आपका किरण, थैंक यू वेरी मच। किरण, मुझे एक बात जाते जाते सिर्फ ये पूछते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि मेलाटोनिन, सेरोटोनिन इनकी टैबलेट्स लेते हैं जो कि मूड एनहांसर्स होते हैं। डू यू थिंक इट्स ऑलराइट टू टेक दिस मेडिसिन? देखिए, देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन कि कोई भी चीज़ जो है वो मेडिकेशन, जो चीज़ आप खुद, मेरा बिलीफ है जो चीज़ आप खुद कर सकते हैं ना उसमें आपको मेडिकेशंस की ज़रूरत ही नहीं है। मेडिकेशन जस्ट आपको इंस्टेंट रिलीफ तो देती हैं, लेकिन आपको हमेशा से ज़िंदगी गुजारने का सही और पीसफुल तरीका नहीं बता सकते। बिल्कुल वो खुद करना होता और आई थिंक वो जो एक बड़ी मशहूर सेइंग है दैट द हीरो लाइज इन यू। है। एग्जैक्टली। आई थिंक जो हीरो है वो आप ही के अंदर मौजूद है। उसको पहचानना है। उसको पहचाने, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। और किसी भी किस्म का क्राइसिस है, मिड लाइफ क्राइसिस से यकीनन आपके वालिदैन ज़रूर गुजर रहे होंगे और वो बात नहीं कर पा रहे होंगे, या आप भी गुजर रहे हैं। बात कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वी ऑल हैव टू एज। हम सब ने आगे बढ़ना है, उम्र में आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते ही चले जाना है। ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया आज का शो देखने के लिए।